नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स हैं और कोरोना से जंग जीतने वाले भी उन्हीं में से एक हैं। बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा, जो कुछ दिनों पहले ही स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। जुगल किशोर ने आखिर कैसे जीती ये जंग, आज उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। कोरोना संक्रमित होने के बाद से 14 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान जुगल किशोर किस मानसिक स्थिति से गुजरे, उन पर किस तरह का दबाव रहा होगा, इस पर एबीपी न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ब्रजेश राजपूत ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से इस मनस्थिति को शब्दों में उकेरा है। इस खास पेशकश में हम कोरोना से जंग की कहानी एक वॉरियर की जुबानी सुनेंगे। जुगल किशोर शर्मा, ब्रजेश राजपूत और बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शरद जी से ही रिक्वेस्ट कहूंगा कि ब्रजेश जी ने जिन खूबसूरत शब्दों के साथ जुगल के अनुभव को सभी के सामने रखा है वो जरा पढ़कर सुनाएं और फिर हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। धन्यवाद दीपक। वाकई बहुत ही एक हार्ट टचिंग, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये पूरी कहानी है, जिसको मैं आपके सामने ब्रजेश जी की लेखनी है और जुगल किशोर साहब की जुबानी है, तो मैं इसको सुना रहा हूं। इसके बाद हम इस पर बात भी करेंगे। वो शायद 1 तारीख की दोपहर होगी जब मैं खबर की तलाश में कुछ दोस्तों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम गया था और एक सीएसपी के पास बैठकर एसएसपी का इंतजार कर रहा था। वहां चाय आई और हम सब ने चाय पी। 2 दिन बाद खबर आई कि वो सीएसपी साहब कोरोना की चपेट में आ गए। खबर सुनते ही दिल बैठ सा गया। लगा कि ऐसा ना हो कि वहां से हम भी कोरोना लेकर घर आ गए हों। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शक सही निकला। 3 तारीख को हल्की सी हरारत बदन में हुई, पर ये क्या, रात में बुखार भी आ गया। अब दिमाग में घंटी बजी और मैंने अपने परिवार को सारा किस्सा बताया और अपने को अलग कमरे में कैद कर लिया। अगले ही दिन जेपी अस्पताल में 2.5 घंटे लाइन में लगकर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी दे आया। घर आया तो चिंता तो थी ही, लेकिन मैं घर में अब सतर्कता बरतने लगा था। अकेले कमरे में सोना, बच्चों और परिवार से दूर रहना, खाना दरवाजे से नीचे लेना और भगवान के नाम के साथ ही इंतजार कर रहा था टेस्ट की रिपोर्ट का। 8 तारीख को कमिश्नर मैडम का फोन आया। वो बताती हैं कि जुगल, तुम्हारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बताओ कहां भर्ती होना चाहोगे, किस हॉस्पिटल में जाना चाहोगे। मगर मैं ये खबर सुनने के लिए तैयार था, इसलिए फोन सुनते ही घर से नीचे आ गया और अगला फोन घर वालों को ही किया कि 3 कपड़े रखकर मेरा बैग नीचे फेंक दो, मैं एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। घर वाले हैरान और परेशान। मैंने कहा कोई सवाल मत करो, जो कह रहा हूं करते चले जाओ। अगले 1 घंटे बाद मैं बंसल हॉस्पिटल के कमरे में अकेला था। खबर फैल चुकी थी कि मुझे कोरोना हो गया है। दोस्तों के सांत्वना भरे फोन आने लगे और मैं हंस हंस कर उनका जवाब दे रहा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था कि न जाने ये बीमारी क्या कर बैठे। 1-2 दिन बाद ही मैं बंसल हॉस्पिटल से चिरायू अस्पताल आ गया, जो कोरोना के इलाज के लिए डिजाइन था। यहां मेरे जैसे 300 मरीज थे कोरोना के। आते ही मुझे बड़ा सदमा मिला। पहली जांच में ही सामने आ गया कि मेरे फेफड़ों तक कोरोना पहुंच गया है। आमतौर पर लोगों के गले तक ही ये वायरस अटैक करता है, मगर ये तो मेरे फेफड़ों तक में प्रवेश कर गया था। अब क्या होगा, यही सवाल था मेरे सामने। डॉक्टर ने सलाह दी, घबराओ नहीं, बस खूब पानी पियो और 24 घंटे में से 18 घंटे ऑक्सीजन लो। मरता क्या न करता। दिन भर में 7-8 बॉटल पानी पीता और पूरे वक्त ऑक्सीजन का मास्क नाक में लगाकर घंटे गिनता रहता कि कब वो दिन आएगा जब मैं घर जाऊंगा। कोरोना वायरस कार्बन मोनोऑक्साइड में पनपता है, ऐसा चिकित्सक मानते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन उसकी दुश्मन है, जो पानी शरीर से सारी बीमारी और गंदगी को बाहर निकाल देता है। इसलिए पानी पीने के लिए मुझे खूब कहा गया। डॉक्टर ने 18 घंटे कहा, मैं 19 घंटे ऑक्सीजन लेता। मेरे बिस्तर के आसपास लगी मशीनों से मेरी पहचान हो गई थी। नाक में ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से जाती थी, तो पल्स मीटर से मैं पल्स देखता रहता था। दिन भर किसी का ख्याल नहीं आता
बस यहीं ऑक्सीजन के घंटे गिनता, खाना खाता और लेटा रहता। फोन पर बात करनी तकरीबन बंद ही थी। कभी कभार पापा से बात करता या फिर दोस्तों से। पत्नी, बहन और बच्चों से फोन पर बातचीत बिल्कुल बंद। उनसे बात करने में डर लगता, भावुक हो जाता, वो भी और मैं भी। बच्चे पूछते, पापा कब आओगे, तो आंसू आ जाते और गला भर आता। बिस्तर पर पड़े पड़े कमरे का एक एक इंच मेरी आंखों को याद हो गया था। दिन मुश्किल से कटता था तो रात और भारी होती थी। कभी गायत्री मंत्र पढ़ता तो कभी दूसरे श्लोक। निराशा लगातार घर करने लगी थी। ऐसे में कभी अंधेरे में यमराज भी दिखते। कभी ये लगता कि अब तो घर नहीं लौट पाऊंगा। हेलो। आसपास के मरीजों ने बता दिया था कि कोरोना में फेफड़ों में संक्रमण यानी निमोनिया की शुरुआत और लक्षण यहीं से कोरोना के हेलो। जानलेवा भी हो सकते हैं। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर मेरा हौसला बढ़ाते, मगर मेरे भीतर का पत्रकार पूरे वक्त अपनी तबीयत को लेकर सवाल ही उठाता रहता। मेरी सीटी स्कैन की जब दूसरी रिपोर्ट आनी थी तो मैंने रात भर क्या क्या नहीं सोचा। न जाने क्या आ जाए इस रिपोर्ट में। शुक्र था भगवान का कि दूसरी रिपोर्ट में भी वायरस फैलता नहीं दिखा। डॉक्टर अजय गोयनका ने जब हौसला बढ़ाया तो लगा कि अब ठीक हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, अब अस्पताल में मेरा मन लगने लगा था। दोस्ती हो गई थी, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हो गए थे। और आखिर वो दिन भी आया जब मेरी पहली रिपोर्ट निगेटिव आई। मैं खुश था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा पहली रिपोर्ट निगेटिव भले ही आ जाए, लेकिन दूसरी पॉजिटिव भी आ जाती है। फिर दिल में तनाव रहा, लेकिन आखिरकार दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। मैंने ये महसूस किया कि बीमारी बड़ी नहीं, मगर इसका डर बड़ा है। इसलिए पहले डर से जीतना पड़ता है। बीमारी से तो जीत जाएंगे और जीतेंगे ही, और मैंने जीत कर ये बताया भी है। तो ये कहानी है दीपक जुगल। बिल्कुल शरद जी, जाहिर है कि ये पूरी कहानी जब आपने पढ़ी और मानो ये हमें महसूस हुआ, टेलीविजन के उस पार बैठे दर्शकों को भी पूरा आभास हुआ होगा कि किस मनस्थिति से वो गुजरे होंगे जुगल किशोर। हमारे साथ इस वक्त खुद जुगल किशोर शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतकर अब घर को लौट चुके हैं। और सबसे पहली प्रतिक्रिया में जुगल जी आप ही की लूंगा, चूंकि जाहिर है कि एक बड़ा डर, एक बड़ा खौफ कोरोना को लेकर हम सभी के मन में होता है। ब्रजेश जी ने बखूबी उस शब्दों से लिखा है आप ही की कहानी को। सबसे पहली प्रतिक्रिया जुगल जी आप ही की मैं लूंगा। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी खुशी होती है कि जब आप उस जंग को जीत कर घर आते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे घर आए हुए 7 दिन बीत चुके हैं, यानी जो 14 दिन का क्वारंटाइन होता है उसमें से भी आधा वक्त गुजर चुका है। तो अब 7 दिन और बचे हैं। उसके बाद में फिर उसी तरीके से, जैसा आपने मेरे प्रोमो में दिखाया, उसी तरीके से फील्ड पर आऊंगा। वही भाग दौड़ उसी तरीके से अंदाज से मैं काम करूंगा। तो बस मैं बेहद खुश हूँ और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दिया था। और सभी दोस्तों का, सभी सीनियर्स का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर से माँ गायत्री का मैं हमेशा रहेगा कि क्योंकि उनके ही मंत्र से या उनकी आराधना से मैं कहूंगा कि मैं काफी हद तक ठीक रहा, ठीक हुआ हूँ। जुगल जी ने जरूर संक्षिप्त में अपनी बात रखी है, लेकिन ब्रजेश जी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, चूंकि एक पत्रकार की जब बात होती तो वो सुबह से रात तक खबरों की तलाश में न जाने कहां कहां भटकता है। लेकिन जब एक पत्रकार ही इतने बड़े मुसीबत का सामना करने लगता है तो बड़ी चुनौती होती है, उसके सामने बड़ी परेशानी होती है। आपने बखूबी उनकी उस मनस्थिति को शब्दों में उकेरा है, वो पूरा हम उसे समझ सकते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरी खबर पर। दीपक, बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले तो जुगल को बधाई कि जुगल ने इतनी बड़ी जंग जीत के आया है। जुगल हम सब टेलीविजन रिपोर्टर का प्रतिनिधि है, क्योंकि हम टेलीविजन वाले लोग रिपोर्टिंग करने जब बाहर जाते हैं तो 50% तो खतरे में रहते हैं। हो ना हो अलग बात है, मगर अपने आप को जोखिम में डालते हैं क्योंकि हमारे काम का हिस्सा है। और ये सिर्फ हमारे काम का हिस्सा ही नहीं है, बहुत सारे लोग काम करने इस हालत में बाहर निकले हैं, जो ऐसी हालत है जो पहले कभी देखी और सुनी नहीं गई। ये एक आपातकालीन स्थिति है, एक ऐसा वायरस सर घूम रहा है पूरे वातावरण में जिसकी कोई दवा नहीं हो, जो पहले कभी ऐसा आया नहीं है। तो हम पत्रकार, हम टेलीविजन रिपोर्टर जब जाते हैं तो ये हम सब अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, पर ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। तो वो जो कहानी जुगल के साथ हुई, वो कहानी किसी के भी साथ हो सकती थी, हमारे साथ भी हो सकती थी, जुगल के साथ हुई। तो जब जुगल से मैंने बात की तो जुगल ने बहुत सारी बातें बताई, तो मुझे लगा कि जुगल की कहानी जनता के सामने आनी चाहिए। तो मैंने जुगल से कहा कि यार तुम लिखो, तो उसने कहा सर मैं जरूर लिखूंगा।
पर मुझे लगा कि चूंकि वो जुगल की कहानी नहीं, वो जो मेरी कहानी भी है, वो किसी भी टेलीविजन पत्रकार की कहानी हो सकती है, तो क्यों ना उसकी कहानी को मैं अपने शब्दों में लिखूं। तो आज जब मैंने वो कहानी लिखी तो उसको जो फेसबुक पे डाला, मेरे एबीपी न्यूज के ब्लॉग पे डाला, उसको बहुत लोगों ने शेयर किया। तो अभी बताऊं कि वो मेरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पोस्ट है, क्योंकि उस पोस्ट को अब तक तकरीबन 2000 लोग लाइक कर चुके हैं, 425 लोग उसको अपनी वॉल पे शेयर कर चुके हैं और 320 से ज्यादा उस पे लोग कमेंट कर चुके हैं। यानी वो इतनी पसंद आ रही है लोगों को, लोग उसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उसको बड़ी बात वो है कि उसमें कोरोना के बहाने बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं जो जुगल ने एक मैसेज के थ्रू दिए हैं और जिनको हमने उस कहानी में सामने लाए हैं। शायद शरद जी ने भी उसको अपनी वॉल पे शेयर किया, उस पर भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें इसमें कोई दौमत नहीं है ब्रजेश जी, की बड़े ही खूबसूरत शब्दों में आपने जुगल जी के अनुभव को, उनकी मनस्थिति को उकेरा है। शरद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जिस तरह से आप पढ़ रहे थे उस पूरी कहानी को, मैं पूरा उसे आभास कर रहा था, मैं उसे फील कर रहा था कि हर उस दिन, हर उस घंटे, हर उस पल में क्या मनस्थिति जुगल जी की रही होगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए, जब भी हम जीवन में ऐसे किसी अनुभव से गुजरते हैं जो बहुत अप्रत्याशित होता है, अभूतपूर्व होता है, तो ये भाव और विचार मन में आते हैं। लेकिन देखिए, बहुत ही ब्रजेश को मैं फिर बधाई दूंगा और जुगल को भी बधाई दूंगा। सबसे पहले तो बधाई के पात्र जुगल ही हैं, जिन्होंने कोरोना वॉरियर के तौर पर इस जंग को जीता है। और आप जब ऐसी अनुभूति से निकलते हैं तो आपके विचार बड़ी संख्या में उन हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने चाहिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना है क्या, और अगर कोरोना ईश्वर न करे किसी को हो जाए तो किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, शरीर क्या फील करता है। दरअसल जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, ये दरअसल एक कवच की तरह सामने आते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इस बीमारी को महसूस किया है और उन्हीं के जरिए हम देख रहे हैं कि आज हमें पता चलता है कि ये बीमारी है क्या। कहीं कोरोना प्लाज्मा की बात हो रही है, कहीं एंटीबॉडीज की बात हो रही है। और जुगल ने जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी है, देखिए, ये शुरू में वो भयभीत हुए, जो बहुत स्वाभाविक है। चिंता थी मन में, चूंकि उनके फेफड़े तक संक्रमण की शुरुआत बहुत आरंभिक तौर पर हो चुकी थी। और ये हमेशा कहा जाता है कि अगर ये दुश्मन फेफड़े तक पहुंच गया तो लड़ाई बड़ी कठिन हो जाती है, मुश्किल नहीं होती, कठिन हो जाती है। लेकिन जुगल अपनी नकारात्मक अनुभूतियों से लड़ते रहे, खुद को सकारात्मक करते रहे। आध्यात्मिक तौर पर भी उन्होंने अपने को लैस किया। वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की रीति नीति के अनुसार उन्होंने श्लोक और मंत्र का वो पाठ करते रहे। और ब्रजेश को भी बहुत प्रिय हैं और मुझे भी बहुत प्रिय हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जो अद्भुत कवि हैं। और उनकी पंक्तियां मुझे 90 के दशक में मेरे एक मित्र ने पहली बार सुनाई थी, बस सस्वर उसका वाचन किया था। बुरी बात है दर्द सोचना, दुख सोचना, चुप मसान में बैठे बैठे दर्द सोचना, दुख सोचना। अरे उठो, अंगल जंगल नदी नाले कूद फांद कर धरती रौंदो, जैसे सावन की बिजली कौंधे ऐसे कौंधो। बुरी बात है दर्द सोचना, दुख सोचना। तो यही मंत्र जुगल का रहा और यही मंत्र हर उस कोरोना वॉरियर्स की तरफ से हमको, आपको और उन सभी लोगों को है जो कोरोना को देख रहे हैं, उस खतरे को महसूस कर रहे हैं और जिनका बाहर निकलना भी जरूरी है। जैसा ब्रजेश ने कहा कि हम सब लोग 50% इस खतरे को लेकर एक्सपोज्ड होते हैं। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। और मैं जुगल से एक बार फिर लौटकर मैं जानना चाहूँगा, जुगल, जैसा कि जाहिर है कि हमने इतना तो समझा कि जिस वक्त आपने हॉस्पिटल में अपने तमाम दिन, तमाम घंटों को जब काटा, तमाम आपने आध्यात्मिक मंत्रों का भी सहारा लिया, आपने ऑक्सीजन भी लिया, आपने तमाम भरपूर पानी भी पिया, लेकिन सिर्फ अपने पिता और कुछ चुनिंदा दोस्तों को छोड़कर आपने कभी परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं की, क्योंकि आप भावुक हो जाते थे, एक डर रहता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं समझता हूं दर्शक इस वक्त टेलीविजन के उस पार जितने भी आपको देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जरूर आपके इस मैसेज से वो प्रभावित होंगे। एक सकारात्मक संदेश जाएगा और एक प्रेरणा भी मिलेगी कि डर बीमारी से नहीं, डर तो हमारे उस डर से लगता है जो हम हमारे दिमाग में पाल लेते हैं। इसके बारे में जुगल जरा आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना से नहीं जीतना है, हमको जीतना उस डर से है जो कोरोना के नाम पर हमारे अंदर आता है। शरद जी जानते हैं, जब शुरुआती दौर था, जब मैं एडमिट हुआ था, तो मैं हर डॉक्टर को फोन करता था, जितने भी जानकार हैं, सीनियर है, सबको फोन करता था और ये कहता था कि अब क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताओ, तो इसके बारे में कुछ पढ़ के तो बताओ क्या है। सर भी मुझे डांटते थे, शरद सर की बोलते थे, बेटा आराम का वक्त है, ये आराम करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जब एकदम नए नए अस्पताल जाते हैं तो
हर आदमी को एक, मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे था, उस ग्रुप में किसी ने, जो ना डॉक्टर है ना कुछ नहीं है, बस उसने व्हाट्सएप ग्रुप में कोरोना के बारे में कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया था। मैं उसको फोन लगा रहा रात को, भाई आप कितना जानते हो कोरोना के बारे में, क्या होता है इससे? अब वो भी शेखी बगा रहा, वो जानता तो कुछ था नहीं, डॉक्टर था नहीं ना, कभी कोरोना के समय वो तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया था। वो भी मुझे देने लगा कि अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है, तुम्हारी कितनी पल्स चल रही, कितनी ऑक्सीजन मिल रही, क्या मिल रहा है। मैं उसको सारी डिटेल बताता रहा। फिर मुझे लगा कि यार ये डॉक्टर तो नहीं। मैंने पूछा भैया आप डॉक्टर है क्या? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर नहीं मैं यार मैंने कहा आपने पोस्ट डाली थी, वो तो कॉपी पेस्ट था। तो मतलब आप समझिए कि उस वक्त मेरे मन स्थिति ये थी कि मैं जो मुझे व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट डालता था या कोई भी कोरोना से जुड़ा कुछ भी कहीं से अपडेट मिलता था, मैं उसे फोन लगाता था। भाई 7 दिन तो निकल गए, अब तो कुछ नहीं होगा ना, 6 दिन निकल गए, अब तो कुछ नहीं होगा। तो शरद सर ने मुझे डांटा, कहना कि नहीं बेटा ये सब मत करो, अपना आराम करो, ऑक्सीजन लो, ठीक रहो, स्वस्थ रहो, मन का ये भ्रम निकालो। तो वो जो मन का जो भ्रम होता है उस समय, जो आपको मन में 10 तरह की चीजें चलती हैं कि अब क्या होगा, अगले घंटे क्या होने वाला है, अगला दिन कैसा बीतेगा, ये सबसे बड़ा तनाव है। कोरोना तो कुछ नहीं है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोरोना सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कोरोना का जो डर है ना, वो बहुत खतरनाक है। उस समय जब आप डरते हो ना, तो आपका एक एक घंटा बीतना मुश्किल हो जाता है। मैं तो घड़ी देखता था, मैंने ब्रजेश सर को बताया था कि मैं घड़ी में एक एक घंटे गिनता था कि अरे 7 बज गए, चलो अब 8 बज गए। लेकिन मुझे 14 दिन काटने थे, रोज 1 घंटे गिनने से तो काम चलता नहीं। तो फिर सबकी सलाह रही कि भैया ये सब छोड़ो, अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो, और डॉक्टर जो बोल रहा है वो करो, ये सब फोन वोन बंद करो। तो फिर मैंने उसके बाद से लोगों को फोन करना बंद किया। डॉक्टर मुझसे परेशान थे, लोग मुझसे परेशान थे कि मैं उनको फोन कर करके पूछता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बोल रहे हैं हर घंटे में थोड़ी ना स्थिति बदलती है यार, एक बार टेस्ट हो गया, अब अगले 7 दिन बाद देखेंगे। लेकिन मैं हर घंटे फोन करता था कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। तो डर था, लेकिन फिर डर से जीता मैं, डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जुगल, आपकी बातचीत सुन के ज़रूर लगता है कि खुशी हमें भी इस बात की होती है कि तमाम परेशानियों को आपने झेला, तकलीफ़ों को आपने झेला, लेकिन अंततः आपने निश्चित एक जीत पाई कोरोना के खिलाफ। ये बहुत खुशी की बात है। ब्रजेश जी, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा, चूँकि पत्रकार की जो एक ज़िंदगी होती है वो काफ़ी आपाधापी में, टेलीविज़न पत्रकार की तो खास तौर पे, जिसका आपसे भी गहरा ताल्लुक है। प्रिंट मीडिया के पास ज़रूर एक समय होता है, लेकिन टेलीविज़न पत्रकार को काफ़ी जागरूक, काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। कब किस जगह से कौन सी बड़ी खबर आ जाए, कब आधी रात को हमें दौड़ लगाना पड़ जाए। पत्रकार का भी मन होता है साहब कि हम भी घर जाके हमारे बच्चे को गले लगाएं, हमारे घर के परिवार के सदस्यों के साथ एक थाली में बैठ के हम भी खाना खाएं, रात को हम भी भरपूर नींद लें। पत्रकार भी थकता है। आने वाले वक्त में ये चुनौतियां जो है पत्रकारों के लिए, क्योंकि हालात सामान्य कब होंगे नहीं पता। मैं आपकी इस पर जरूर टिप्पणी चाहूंगा, इस पर प्रकाश डालिए। देखो दीपक, हमने बहुत दिनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लंबा वक्त है, बहुत जोखिम वाली खबरें भी की हैं, मगर उन खबरों में और इस खबरों में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो जो हमने खबरें की हैं, वो सारी चीजें, यदि कुछ होगा तो झेलेंगे हम, यदि अटैक होता है, यदि हम कहीं जोखिम में जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में खुद डालते हैं। मगर ये जो बीमारी है, जो जुगल ने झेली है या कोई भी झेल रहा है, इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि यदि हम बाहर जा रहे हैं तो एक्सपोज हो रहे हैं, एक अनजान आदमी से मिल रहे हैं, अनजाना आदमी हमको अनजाने में एक बीमारी दे रहा है, हम वो बीमारी अनजाने में लेके घर आ रहे हैं, और अनजाने में आके वो बीमारी अपने घर वालों को बांट रहे हैं, और घर वालों को नहीं, अपने पड़ोसी को बांट रहे हैं। और कल को जब वो बीमारी का हमको पता लगता है तो हम तो सफर कर ही रहे हैं। जैसे जुगल हॉस्पिटल चले गए, मगर जुगल ने कितनी होशियारी बरती कि उसने पूरे अपने परिवार को बचा के रखा। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि कैसे उसने होशियारी बरती और अपने पूरे परिवार को उस बीमारी के चपेट में नहीं आने दिया। मगर इतना होशियार हर कोई नहीं होता। हम वो बीमारी अनजाने में अपने परिवार को बांटेंगे, हम किसी अस्पताल में होंगे, हमारे परिवार वाले किसी अस्पताल में होंगे, और हमारे पड़ोसी, सिर्फ परिवार नहीं, उसके बाद हमारे पड़ोसी का नंबर आएगा, उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद हमारे मोहल्ले का नंबर आएगा, उस मोहल्ले को क्वारंटीन किया जाएगा। तो यानी कि एक बीमारी जो हमको अनजाने में किसी ने दी, हम उसको अनजाने में लेके आए, हमने उसको अनजाने में अपने परिवार को बांटी, अनजाने में सफर कर रहा हमारा पड़ोसी, और अनजाने में सफर कर रहा पूरा हमारा मोहल्ला। यानी कि उस एक गलती को कितने लोगों ने भुगता। तो ये बीमारी ऐसी है कि सब कुछ, इससे पहले कभी ऐसी बीमारी और महामारी को हम सब लोगों ने कभी सामना किया नहीं, और इससे कैसे निपटा जाए ये भी हम नहीं जानते। हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो तमाम लोग जो फील्ड पे हैं, उनके पास वो चीजों की कमी है कि किस तरीके से हम इसको एक्सपोज होने से बचें। तो वो कमी हम पत्रकारों के साथ भी है। हम लोग कोई बड़ी खबर देखते हैं, कूद जाते हैं, जूझ जाते हैं, और फिर वो अनजाने में एक बीमारी लेके आते हैं, मगर वो
जोखिम सिर्फ हम तक सीमित नहीं होता, उस जोखिम को हम अपने परिवार को बांट रहे हैं, उस जोखिम की परेशानी हम अपने पड़ोसी को दे रहे हैं, और वो जोखिम आगे जाके हमारे पूरे मोहल्ले को है। तो यानी कि वो सारे लोगों का गुनहगार कौन? जी। वो गुनहगार एकमात्र आदमी वो टेलीविजन का रिपोर्टर है, जो अपनी नौकरी करने गया था बाहर और इस सब चीजों से जूझ के आया। तो जुगल ने जो कुछ किया वो एक उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। पहला मैसेज ये कि अपने परिवार को बचाओ, अलर्ट रहो। दूसरा मैसेज ये कि पूरी समय पॉजिटिविटी बनाए रखो, और अंत में उसने जो कहा कि बीमारी बड़ी नहीं है, उसका डर बड़ा है, तो उसके डर से जीतने की कोशिश लगातार करना चाहिए। और ये मेरी कहानी, जो जुगल की कहानी है, इसलिए पढ़ी जा रही है कि लोग कोरोना के बारे में जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि इस समय क्या है, उससे कैसे निपटेंगे, कैसे इससे विजय पाएंगे, जो जुगल ने करके दिखाया है। तो निश्चित ही ये एक ऐसी चीज है जो पहले कभी हम लोगों ने झेली नहीं है, हमारी पीढ़ी ने नहीं झेली है, और तो उससे निपटना, जूझना उसकी एक नए तरीके की चुनौती है। और जो हम टेलीविजन रिपोर्टर, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, वो तमाम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, उनको झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजेश जी, और मैं शरद जी आपकी ज़रूर इस पे प्रतिक्रिया लूँगा, कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा, चूंकि अब हमें ये ज़रूर साफ नज़र आ रहा है कि कोरोना शायद अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। कोरोना जड़ से कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब हमें कोरोना से जीना सीखना होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दीपक, और मैं ब्रजेश की फिर तारीफ करूंगा कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से, जिसको हम पत्रकारिता की जुबान में कहते हैं, माफ कीजिएगा, कि बहुत अच्छी कॉपी लिखी है। मतलब जिसमें सारा मैसेजिंग भी है, जिसमें अलर्ट्स भी हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, और इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो ब्रजेश ने कहा कि जुगल ने अपने परिवार को बचाया, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। अब ब्रजेश, मैं जानना चाहूंगा और किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को अलर्ट रहने की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे इस पर आप? शरद जी, आप भी बड़े अनुभवी हैं, और तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो एक पूरे वक्त एक अलर्टनेस तो दिमाग पे होनी चाहिए, मगर परेशानी वही होती है जब कोई बड़ी खबर, कोई रोचक खबर, कोई ऐसी खबर दिखती तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। जैसे कल मैं खबर करने गया था कि नासिक से लोग आए थे मध्य प्रदेश, और हम बहुत दूर दूर से सारा कुछ देख रहे थे। अचानक कुछ लगा तो वो सारे लोग टिकट्स लेके आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास टिकट है, सरकार ने हमसे पैसे लिए हैं। तो वो टिकट देखने के लिए मैं उनकी बस में चढ़ गया। तो फिर मुझे लगा खबर तो बहुत बड़ी थी, वो खबर जो लंबे समय तक चर्चा में रही, आज मुख्यमंत्री ने उसका खंडन भी किया कि आने वाले दिनों में हम वो जितने लोग आएंगे उनका पैसा खुद देंगे। मगर जब अच्छी खबर मिलती है तो आप अपने आप बेकाबू हो जाते हैं और आप उस खबर में कूद जाते हो। तो हमको इन तमाम चीजों से बचना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। एक बड़ी चीज जो हुआ है इसमें कि अपने आप को अलर्ट रखें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, और पूरी कोशिश करें कि अधिकतर वक्त मास्क रखें, मास्क, लोगों को छुएं, कम से कम लोगों से दूरी से बात करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सभी फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को अपनाना चाहिए। तो निश्चित ही हम इस सबसे बचेंगे, क्योंकि ये चीज हमको मानना पड़ेगी कि वो जो कुछ है वो फ्लू है, वो सर्दी खांसी जुकाम है, मगर वो फ्लू चूंकि संक्रामक है और ऐसा संक्रामक है जिसकी अब तक दवाई नहीं आई है, इसलिए थोड़ा वो खतरनाक है, डेंजरस है और इसको डरावना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मानसिक रूप से हम अपने को चुस्त दुरुस्त रखें और मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने को ताकतवर रखें, क्योंकि मुझे याद आता है कि करीब करीब 30 साल पहले जब मैं एक ऐसी बीमारी चपेट में आ गया था जो मानसिक अधिक थी, मतलब बीमारी शरीर को नहीं थी, मन को थी। तो मुझे ऐसा लगा उस समय, मैंने महसूस किया कि कितना मन कमजोर तो शरीर कमजोर। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। जुगल, आप क्या ऐड करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मन को मजबूत करना ही सबसे बड़ी बात है। और दूसरा जो ब्रजेश सर ने जो लिखा था उसमें मैसेज मेरा भी एक सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि आप बिल्कुल, अगर आपके थोड़ा सा भी बुखार या थोड़ी सी भी आपको एहसास हो, मुझे तो केवल हरारत हुई थी, मतलब मुझे थकान सी हुई थी, बुखार भी नहीं आया था, उसी वक्त मैंने अपने परिवार को दूर कर दिया। क्योंकि आप कोरोना, अगर आप पेशेंट हो जाओ तो आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, अगर मतलब आपसे कोई और प्रभावित ना हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को कमरे में लॉक कर लीजिए। मुझे बुखार भी नहीं आया था, तभी मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था, ऑफिस जाना बंद कर दिया था, और घर पे जो मैं खाना खाता था कमरे में ही खाना, जैसे कैदियों को देते ना सरकाते हुए खाना, तो उसी तरीके से कुछ अंदाज में मुझे खाना मिलता था सरकाते हुए। मैं खाना सरकाते हुए खाना अंदर आता था, मैं खाता था, खुद अपनी थाली धोता था। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन में मैं खुद ही अपने कपड़े धोता हूँ, खुद ही अपने बर्तन मांजता हूँ, कमरे में किसी को नहीं आने देता, खुद सारी चीजें मैं खुद करता हूँ।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम तो अगर हो गए हैं प्रभावित कोरोना से, लेकिन हमसे किसी और में ना जाए, ये बहुत जरूरी है, तभी तो ये रुकेगा। अगर हम इन्फेक्टेड हो गए और हमने 3-4 को और कर दिया 3-4 ने, तो वो बीमारी कभी नहीं रुक पाएगी। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, जरा सा भी आपको एहसास हो तो ये बिल्कुल भ्रम में ना रहे कि मुझे नहीं हो सकता। बिल्कुल आप उसी वक्त अपने आप को अलग कर लीजिए, टेस्ट कराइए। टेस्ट में भगवान करे आप की रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन टेस्ट जरूर कराइए और परिवार से पहले तो दूर हो जाइए। और ये आदत भी डाल लीजिए कि घर में आपको बर्तन मांजने पड़ सकते हैं और कपड़े धोने पड़ सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर लें। बिल्कुल जुगल, और मुझे लगता है कि बहुत बधाई है आपको, और उतनी बधाई ब्रजेश जी को कि उन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाजों में, और इस ब्रजेश राजपूत जो एक राइटर के तौर पर बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर भी रखते हैं, और मैं तो यही हैरत करता हूं कि इतनी व्यस्तता के बीच में वो लिखने के लिए कहाँ से समय निकाल लेते हैं। ब्रजेश, अभी बहुत सी किताबें, कुछ खूबसूरत किताबें तो आपके क्रिएशन से सामने आ चुकी हैं, बहुत सी सामने आएंगी। और दोस्त, आप इसी तरह अपनी चमकदार उपलब्धियों को, और जिस तरह से आपका एक सहज और मानवीय चेहरा भी है कि आप अपने आसपास के परिवेश पर निगाह रखते हैं, मैं उसको भी सलाम करता हूं। जुगल, आपको भी सलाम। ब्रजेश, आपको भी सलाम। और सारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम, क्योंकि आज का दिन कोरोना वॉरियर्स को सलाम का है। सर, सल्यूट आप दोनों को भी। दीपक, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं। चलिए, फिलहाल जाहिर है आप तीनों से बातचीत करके ज़रूर दर्शकों को एक सार निकला होगा कि हमें डरना नहीं है, उस बीमारी से डरना नहीं है, हमें हमारे डर को दूर करना है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।